भाई हमारे पास सफिशिएंट टाइम है तो सारे क्वेश्चंस को एक साथ डील करेंगे। ये है हमारा FST 6। चलो भाई, आ जाओ सबसे पहला क्वेश्चन। यार इससे पहले चलो एक काम करता हूँ, सॉरी। यार मेरे को एक चीज बताओ, हमने कौन कौन से चैप्टर्स छोड़े हैं, आपको ये पता होना चाहिए। हमने कौन कौन से चैप्टर्स बिल्कुल नहीं पढ़े फिजिक्स में, 11th और 12th दोनों को कंबाइंड बताना। फ्लूइड्स। वेरी गुड। सबसे पहला क्वेश्चन फ्लूइड का ही है, इसलिए ये क्वेश्चन आया है कि यार हमने फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ा हुआ है, हमने वो चीज छोड़ दी है। तो आप ये चेक करना कि फ्लूइड मैकेनिक्स से आपको इसमें कितने क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि यार हमने कुछ ज्यादा कुछ नहीं छोड़ा है, इतना हमारा बनता है छोड़ना। फ्लूइड मैकेनिक्स और कौन सा टॉपिक छोड़ा है हमने, मेरे ख्याल से लास्ट वाला चैप्टर भी छोड़ा हुआ है, वेव्स। यार राकिब सर ने पढ़ा दिया था। छोड़ दिया। छोड़ दिया, डन। 11th में भाई मेरे आइडिया से सिर्फ हमने ये दो चैप्टर्स छोड़े हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड वेव्स। सिमिलरली हमने 12th में कौन सा चैप्टर छोड़ा है, एक ही चैप्टर छोड़ा है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या वो भी कवर अप हो गया था। डन। नो सर। तो बस ये तीन चैप्टर्स हैं, देख लेना भैया कितना क्वेश्चन बनता है। आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यार एक पाइप है जिससे वाटर फ्लो कर रहा है, और हमें वाटर का वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट गिवन है। भैया जिसने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा हो, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को हम क्यू से डिनोट करते हैं, और क्यू का फॉर्मूला होता है A1V1, या फिर वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 100 लीटर्स पर मिनट। पहली चीज तो। फिर क्वेश्चन ने बोला है कि यार रेडियस है इस पाइप का, दैट इज 5 सेंटीमीटर, और हमें रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना है। वाटर है तो डेंसिटी नहीं भी दी होती तो भी हमें पता होनी चाहिए थी, 1000 kg/m³ होती है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है 1 MPa। पहले तो मेरे को बताओ ये क्या यूनिट गिवन है, 1 मीटर पास्कल सेकेंड है या क्या है ये? क्योंकि काफी बच्चों ने, मेरे को लग रहा है सबसे पहले तो इसी में गलती करी होगी। भाई थोड़ा रिस्पॉन्ड करो, शांत मत बैठो। भैया नो रिस्पॉन्ड। तो यार ये चीज चेक कर लेना हमेशा कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट होता है पास्कल इंटू सेकेंड, बस। तो इधर एम मीटर नहीं है, इधर एम बेसिकली क्या है, ये चीज याद रख लेना, ये एम मिली है। तो मतलब मेरे को बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सेंटीमीटर में गिवन है तो इसको भी मेरे को बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में। ये 100 लीटर्स गिवन है तो इसको भी मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। भैया मेरे को बताओ 1 लीटर कितना मीटर क्यूब होता है? 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब। तो जरा सारी वैल्यूज कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 100 × 10⁻³ ये मीटर क्यूब में हो गया, लेकिन मेरे को सेकंड में चाहिए, मिनट्स में नहीं चाहिए। तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूंगा, 60 से डिवाइड कर दूंगा। प्लीज पहले मेरे को यहां तक चेक करके बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो। डन। नो। हमें रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना है, याद रखो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला डेंसिटी इनटू वेलोसिटी इनटू डायमीटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यार सबसे पहले ऊपर वाले फॉर्मूले से वेलोसिटी निकालो, तो आओ वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। भैया मैं लिखूंगा A1 इज इक्वल्स टू 100 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 60 इंटू एरिया। एरिया कितना होता है, πr², और आर स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होगी भैया, 5 × 5 25 इंटू 10⁻⁻⁴। चेक कर लो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? भाई वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है? भाई वेलोसिटी की वैल्यू जो मेरे को गिवन है ये आ रही है 2/3π मीटर पर सेकेंड। बस वेलोसिटी निकल गया, अब सारा काम खत्म। रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल्स टू डेंसिटी 10⁻³ वेलोसिटी 2/3π इंटू डायामीटर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। बचा नीचे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो 1 × 10⁻³ ये यहां पे लिख देता हूं मैं, 1 × 10⁻³ ये हमारा कन्वर्ट हो गया पास्कल सेकंड में। यार इसकी वैल्यू सॉल्व कर लो और चेक करके बता दो रेनॉल्ड्स नंबर अप्रोक्सीमेटली कितने उसमें आ रहा है। तो आप चेक करोगे रेनॉल्ड्स नंबर 10⁴ के टर्म्स में आ रहा है। अब मेरे को ईमानदारी से बताओ कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है टेस्ट में? नो सर। किसी ने नहीं किया?
कोई बात नहीं, देखो मैंने पहले ही बोला था कि हमने हार्डली 3 चैप्टर्स ड्रॉप किए हुए हैं, तो एक्सपेक्ट करना कि भैया 1-2 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन तो मिस होंगे ही होंगे, लेकिन उससे कोई वो पैनिक क्रिएट नहीं करना है, चलेगा इतना। डन हर्ष, तुमने किया है, वेरी गुड यार। चलो भैया चेक करके बता दो, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है तो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करूं मैं। Yes. डन, चलो आ गए हम सेकंड क्वेश्चन पे। यार सेकंड क्वेश्चन बेस्ड है हमारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे, देखा जाए तो, एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने 2 आइडेंटिकल बीकर्स लिए हैं, उनमें सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो किया है, भर के रखा हुआ है, अलग अलग लिक्विड्स हैं। एक का टेम्परेचर 60 है, एक का टेम्परेचर है हमारे पास, सॉरी दोनों का टेम्परेचर 60 है, और दोनों को मैंने कूल करने के लिए छोड़ दिया। तो यार ये चीज याद रखो, जब भी मैं किसी चीज को ऐसे ही कूल करने के लिए छोड़ रहा हूं, तो अपने आप माइंड में सेट कर लेना कि कहीं ना कहीं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगेगा। और उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, लिक्विड ए की डेंसिटी गिवन है, स्पेसिफिक हीट गिवन है, लिक्विड बी की डेंसिटी गिवन है, स्पेसिफिक हीट गिवन है, ये सब चीजें हमें गिवन है। हमें बताना है कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आओ चेक करते हैं। सबसे पहले मेरे को बताओ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है, या अगर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ नहीं पता कोई बात नहीं, मेरे को इतना बता दो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या था। भाई ये तो मैंने ही पढ़ा है आपको, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बताओ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या था। भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट कूल डाउन होगा, मतलब वो हीट को लूज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, dQ/dt। उसने बोला था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब ये कितना हो गया, T - T0। टी बॉडी का टेम्परेचर, T0 किसका टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर। फिर यार हमें ये भी पता है dQ/dt किसका फॉर्मूला होता है, dQ/dt mc∆T का फॉर्मूला भी होता है। तो यार हमें ले दे के बस यही इक्वेशन, यही फॉर्मूला यूज करना था और कुछ नहीं करना था। भाई मैं इधर क्या लिखूंगा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा। तो दोनों को इक्वेट करा तो मेरे पास क्या आया, dt/dt टेम्परेचर बाय टाइम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट के बाय एम सी इंटू ∆T, T - T0। प्लीज पहले मेरे को चेक करके बताओ क्या आपको यहां तक की इक्वेशन में कोई डाउट है। नो सर। यार इतना डल रिस्पॉन्स दोगे, आज तो बल्कि कुछ नया भी नहीं पढ़ा रहा, टेस्ट डिस्कशन ही चल रहा है। तो यार K/mc, यार मास को क्या लिख सकता हूं मैं, क्या मैं मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं। ये तो हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, T - T0। तो यार एक चीज चेक करो, मेरे को क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चल गई, मेरे को ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चल गई कि dt/dt इसकी जो वैल्यू होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डेंसिटी के और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही है और दोनों का टेम्परेचर भी सेम आ रहा है। तो बस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेंसिटी के। तो ऐसा करो दोनों के लिए फाइंड, भैया ρ/A/C/A, जरा दोनों की वैल्यू फाइंड करो। डेंसिटी लिक्विड ए की कितनी गिवन है, 8 × 10⁻²। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी गिवन है लिक्विड ए की, 2000। तो मेरे को बताओ ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 16 × 10⁵। सिमिलरली मेरे को लिक्विड बी के लिए बताओ, लिक्विड बी के लिए ये वैल्यू कितनी आ रही है, 10⁻³ डेंसिटी, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है 4000। तो ये आ रहा है 4 × 10⁵। तो हमें दिख रहा है ρ/A/C/A बड़ा है किससे, ρ/B/C/B से। तो भैया dt/dt किसका बड़ा होगा, बी का बड़ा होगा ए से। एक बार चेक करके बता दो यार, किसी को इसमें कोई डाउट आ रहा है। No, sir. डन, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी किसी ने नहीं किया, इसलिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो यार ग्राफ तो कर्व ही बनेगा, मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ग्राफ भी ड्रॉ करके बताया था, ग्राफ एक्सपोनेंशियल बनता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन टेम्परेचर की स्टार्टिंग हो रही है 60 डिग्री से, लेकिन ज्यादा स्टीप ग्राफ किसका बनेगा यार, ज्यादा स्टीप ग्राफ हमारा बनेगा सेकंड वाले का। तो चेक करके देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, भैया बी वाला ऊपर और ए वाला नीचे। चेक कर लो, कोई डाउट है इसमें या रिपीट करूं। किसी ने कुछ नहीं बोला।
सर लास्ट स्लाइड दिखाना। हाँ ये लो, और कुछ रिपीट करना है तो बता दो, रिपीट भी कर दूंगा काफी। नो सर। Done. बस अब बाकी क्वेश्चंस मेरे को लग रहा है थोड़े से इजी हैं, इतना ज्यादा कुछ वो नहीं होगा। काव्य कर दूं नेक्स्ट स्लाइड पे? यस सर। डन। तो यार इसमें मैच कर लो, हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। इसमें ऑप्शन हमारा बी मैच कर रहा है, सॉरी ऑप्शन ए मैच कर रहा है। पिछले वाले में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था, मैंने पिछले वाले में लिखा नहीं। पिछले वाले में 10⁴ ऑप्शन सी मैच कर रहा है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉयज कैटapult इज मेड ऑफ रबर कॉर्ड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसका डायमीटर गिवन है। यार क्या आपको ये पता है कैटapult क्या होता है? यस सर। क्या होता है? सर वो ऐसे खींचते हैं और फिर गुलेर, जो गुलेल कहते हैं वो है। तो यार इसकी हमें लेंथ गिवन है कि इसकी लेंथ अभी कितनी है, 42 सेंटीमीटर है, और इसका डायामीटर कितना है, डायामीटर 6 mm है। भैया हमने इसको खींचा और हमने यहाँ पे एक स्टोन रख दिया है। हमें स्टोन के मास से कोई लेना देना नहीं है, बस लिख देता हूं स्टोन का मास गिवन है। तो यार जब हम इस रबर कॉर्ड को खींचेंगे तो इस रबर कॉर्ड की लेंथ स्ट्रेच हो जाएगी। क्वेश्चन में ये गिवन है कि इसकी लेंथ कितनी स्ट्रेच हो गई है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी लेंथ स्ट्रेच हो गई है बाय 20 सेंटीमीटर, मतलब डेल्टा एल की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि जब हमने इस रबर कॉर्ड को रिलीज किया तो भैया स्टोन आगे जाएगा। स्टोन की वेलोसिटी गिवन है, स्टोन की वेलोसिटी कितनी गिवन है, स्टोन की वेलोसिटी हमें गिवन है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। मेरे को बताना है इस रबर कॉर्ड का यंग मॉडुलस कितना होगा। तो भैया सबसे पहले आपको इसमें क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये सिंपल क्वेश्चंस में होता है। कंसीडर व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ये बताओ कि जब भी हम किसी स्ट्रिंग को स्ट्रेच्ड करते हैं तो भैया उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या किसी को फॉर्मूला पता है? भैया अगर फॉर्मूला नहीं पता कोई बात नहीं, अब ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे तो क्वेश्चन आता है। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला याद रखना। हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। यार मुझे स्ट्रेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो क्या करो स्ट्रेस को कन्वर्ट करने की कोशिश करो किसी और फॉर्म में। तो मुझे बताओ यार स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला भैया यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। तो क्या मैं स्ट्रेस को कन्वर्ट कर सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन? भाई यस स्ट्रेस का सर। एक और फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस का एक और फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया तो चलो मैं कैलकुलेट कर लेता, लेकिन मेरे को फोर्स के बारे में भी तो इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, इसलिए मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो जरा यहाँ पे स्ट्रेस का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो और चेक करो फाइनल फॉर्मूला क्या आ रहा है। फाइनल फॉर्मूला आ रहा है हाफ इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और कुछ नहीं करना, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह सब आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, जब मैं रबड़ को रिलीज करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। मेरे को बस ये वाला अननोन फाइंड करना है। आओ सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ, मास की वैल्यू गिवन थी 0.02 इंटू वेलोसिटी की वैल्यू हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। एक तो सबका यूनिट भी चेक करते जाना। हाफ इंटू यंग मॉडुलस कैलकुलेट करना है, बचा स्ट्रेन का स्क्वायर। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जिसको नहीं पता स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ 20, ओरिजिनल लेंथ 42। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो में है, अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट, हाफ इंटू वाई इंटू 20/42 का होल स्क्वायर, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 mm, तो ये हो जाएगा 3
इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर इंटू लेंथ 42 सेंटीमीटर है, तो 42 इंटू 10⁻²। यार अब बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो गई है, आई अग्री, लेकिन कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना, नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, इतना तो हो जाएगा कैलकुलेट। यस सर। यस डन। सर। भैया यंग मॉडुलस कैलकुलेट करना और चेक करना कि वैल्यू किसके अप्रोक्सीमेट आ रही है। भैया जो आंसर्स गिवन है मेरे पास, दैट इज 3 इंटू 10⁶ आनी चाहिए ये वैल्यू। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? दैट इज 3 इंटू 10⁶। ऑप्शन सी मैच कर रहा है, दैट इज 10⁶ के टर्म्स में आ रहा है यंग मॉडुलस। प्रीवियस स्लाइड कर रहा हूं, सारे स्टेप्स चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछो। यस यस सर, आ गया था मेरा 10⁶, पर आगे वाला अलग था। अच्छा ठीक है, डन। आ जाते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हीट का है। तो देखो हीट के दो क्वेश्चन तो अभी तक हमें दिख गया। हीट थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आपको कवर भी उसी हिसाब से करा दिया गया था। भाई फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर है। मतलब ना तो हीट बाहर से अंदर आ सकती है, ना तो बाहर जा सकती है, कुछ हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस चीज की भी, कि हीट हमारी किसी भी तरीके से एक्सचेंज नहीं हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इसके अंदर वाटर फिल्ड है 150 ग्राम्स का। मतलब हमें मास गिवन है दैट इज 150 ग्राम्स, और टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यार आपको एक चीज पता होनी चाहिए, बताया हुआ है कितनी बार, जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हीट का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आपको शायद से क्वेश्चन समझ में नहीं आया, रिपीट करता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये कंटेनर थर्मली इंसुलेटेड है, इसके अंदर मैंने कुछ वाटर फिल करा हुआ है 150 ग्राम्स का। वो कह रहा है कि अब जो इसके अंदर ये गैस थी ना, इस गैस को मैंने रिमूव करा दिया एडियाबेटिकली। इस गैस को अगर मैंने रिमूव करा दिया, तो इस गैस को रिमूव करने की वजह से क्या होगा कि भैया वाटर के ऊपर जो प्रेशर लग रहा था वो खत्म हो जाएगा। तो कुछ पार्ट ऑफ द वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया और कुछ पार्ट ऑफ द वाटर इवेपोरेट कर गया। तो मुझे बताओ, इवेपोरेशन मतलब जो ये वाटर इवेपोरेट कर रहा है या जो ये वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, क्वेश्चन ने साफ कह दिया कि ये फेस चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहे हैं। तो मेरे को बताओ, जब भी फेस चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं तो हम हीट का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ml। वेरी गुड, Q इक्वल्स टू ml। अब मुझे बताओ, वाटर को इवेपोरेट होने के लिए हीट चाहिए होगी, यहां लिख रहा हूं मैं एक एक स्टेप आपके लिए। वाटर को इवेपोरेट होने के लिए हीट चाहिए, हीट रिक्वायर्ड। तो ये हीट किसने दी होगी? क्योंकि बाहर से तो हीट आ नहीं सकती ना अंदर जा सकती, तो ये हीट दी किसने होगी? भैया जो वाटर हमारा फ्रीज हुआ है, वाटर फ्रीज ने हीट रिलीज करी होगी ना। तो जो हीट इस वाटर ने रिलीज करी है फ्रीज होते टाइम, वो ही हीट किसको चली गई है? वाटर को इवेपोरेट होने में चली गई है। चेक करके बताओ ये चीज क्लियर हुई? यस सर। डन, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो क्वेश्चन में और क्या क्या इंफॉर्मेशन है। बस यही इंफॉर्मेशन गिवन है। तो यार अज्यूम कर लो कि वाटर का कितना पार्ट फ्रीज हो रहा है। भैया मैं अज्यूम कर लेता हूं कि वाटर का मास m पार्ट फ्रीज हो रहा है, तो कितना पार्ट इवेपोरेट हो गया होगा? भैया हमारा 150 ग्राम्स माइनस m इवेपोरेट हो गया होगा। तो बस यार मैं सारी वैल्यूज रखता हूं। वाटर इवेपोरेट के लिए जो हीट चाहिए, Q इक्वल्स टू m, m की वैल्यू रख दो 150 इंटू m, 150 माइनस m, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमें गिवन है, दैट इज 2.10 इंटू 10⁶। इधर वाटर फ्रीज कितना हो गया होगा m, इसके लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए होगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें गिवन है, दैट इज 3.36 इंटू 10⁵। यार ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करा के क्या आप m की वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं? यस सर। डन। क्वेश्चन ने लेकिन ये पूछा है कितना पार्ट इवेपोरेट हो रहा है, तो इसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकालना, फिर 150 माइनस m की वैल्यू बता देना कितनी आ रही है। हमें 150 माइनस m की वैल्यू चाहिए। तो इसमें बस बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि जब बाहर से कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, तो वाटर फ्रीज ने जो हीट रिलीज करी है वही वाटर इवेपोरेटेड ने गेन करी है। तो यार ऑप्शन देखता हूँ, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो यार मास की वैल्यू आ रही है 150 माइनस m की वैल्यू, 150 माइनस m की वैल्यू आ रही है 20 ग्राम्स।
तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 20 ग्राम्स का? दैट इज ऑप्शन सी। यार प्लीज थोड़ी अब स्पीड बढ़ाते हैं, हाफ एन आवर में सिर्फ 4 क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। यस सर। डन, चलो बढ़िया। आ जाते हैं यार क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जो हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है हाइड्रोजन एटम की, वो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ के बिल्कुल बराबर है, क्लोजेस्ट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन है, एवोगाड्रोस नंबर गिवन है, रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है, सब कुछ गिवन है। तो हमें बताना है कि वो टेम्परेचर कितना है जिसपे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मैच कर रही है एस्केप वेलोसिटी से। तो यार सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी? भैया आपको याद होना चाहिए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, √2gr, जहां पे r किसका रेडियस है? रेडियस ऑफ द अर्थ है। वेरस मेरे को बताओ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है? VRMS वैल्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस की। 3RT। वेरी गुड, 3RT/m। करेक्ट। हमें क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो यार ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो, बचा क्या? बस कैलकुलेट करना, टी की वैल्यू बची कैलकुलेट करना। क्या ये टी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी? सर ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? तुमने टेस्ट पेपर ओपन नहीं किया हुआ क्या? ऑप्शन है 650 केल्विन, ऑप्शन बी है 3 × 10⁵ केल्विन, ऑप्शन सी है 10⁴ केल्विन, और ऑप्शन डी है 800 केल्विन। तो यार इन दोनों को इक्वेट करके बस इतना काम कर लेना कि सॉल्व कर लेना टी की वैल्यू। टी की वैल्यू जो आनी चाहिए दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁴ केल्विन के अराउंड आनी चाहिए। दैट इज ऑप्शन सी। यस सर। चलो डन। आ जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा वाला क्वेश्चन है, ये आपका ऑसिलेशन से है। 6th क्वेश्चन। भाई 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 5 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, एम्पलीट्यूड हाफ होते जा रहा है हर एक 10 ऑसिलेशंस में। पहले तो यहां लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 5 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पलीट्यूड हाफ होते जा रहा है हर 10 ऑसिलेशंस में। तो मेरे को बताओ अगर हर 10 ऑसिलेशंस में एम्पलीट्यूड हाफ हो रहा है तो मतलब कितने टाइम पे एम्पलीट्यूड हाफ हो रहा है? भाई नहीं समझ में आया आपको? सर मेरे को रिपीट बताओ, करना। रिपीट। एक चीज बताओ, अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी गिवन है तो मैं टाइम पीरियड फाइंड कर सकता हूं ना? यस सर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 1/f। तो मेरे को बताओ ये टाइम पीरियड कितना आ गया? 0.2। 0.2। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका एम्पलीट्यूड हाफ रिड्यूस होते जा रहा है, कितने ऑसिलेशंस में? 10 ऑसिलेशंस में। तो मेरे को बताओ 10 ऑसिलेशन को कितना टाइम लग गया होगा? यार 1 सेकंड में 5 ऑसिलेशंस हो रहे हैं, तो 10 ऑसिलेशंस कितने सेकंड में हो गए होंगे? 2। वेरी गुड। 1 सेकंड में 5 ऑसिलेशंस हो रहे हैं, तो बहुत क्लियर कट चीज है कि हमारे 2 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो जाएंगे? 10 ऑसिलेशन हो जाएंगे। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 सेकंड के अंदर मेरा एम्पलीट्यूड हाफ होते जा रहा है, नेक्स्ट दो यस सेकंड सर। में और हाफ, इस तरीके से। तो यार इसकी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है जैसे न्यूक्लियाई में होती है, सेम न्यूक्लियाई वाला फॉर्मूला है इसमें भी, कि एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू, एम्पलीट्यूड किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे इज इक्वल्स टू इनिशियल एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस कांस्टेंट है ये इनटू टाइम। तो जरा सबसे पहली इक्वेशन जो भी कंडीशन गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट करके मेरे को गामा की वैल्यू बताओ, ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? तो आप कंडीशन सब्स्टिट्यूट करते हैं। भैया हमारे पास एटी की वैल्यू गिवन है कि ये हाफ हो रहा है इनिशियल वैल्यू का, इनिशियल वैल्यू एज इट इज एक्सपोनेंशियल टू द पावर गामा, और टाइम कितना गिवन था हमें? 2 गिवन था। ये कट गया भैया, इधर हो जाएगा ln2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? ln2 इज इक्वल्स टू गामा इंटू 2। भैया किसी भी स्टेप में डाउट हो तो प्लीज बता देना, मैं थोड़ा फास्ट मोड पे कर रहा हूं। क्या क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? मैंने दोनों साइड नो। लॉग लिया है बस। डन। तो यार तुम्हें गामा की वैल्यू मिल गई ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब हमारा एम्पलीट्यूड कितना ड्रॉप हो जाना चाहिए? अब हमारा एम्पलीट्यूड
1/1000 टाइम्स वो हो जाना चाहिए। तो अब आप लिखोगे एम्पलीट्यूड इज 1/1000 टाइम्स ऑफ द इनिशियल एम्पलीट्यूड ए नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर गामा, और अब मेरे को टी की वैल्यू फाइंड करनी है। भैया फिर से लॉग ले लो, तो ये हो जाएगा log 1000 इज इक्वल्स टू गामा इंटू टी। भैया ln 1000 इज इक्वल्स टू गामा की वैल्यू है ln2/2 इंटू टी। यार क्या आप टी की वैल्यू सॉल्व कर दोगे? अब कितनी हो जाएगी? ln 1000 को क्या मैं ये लिख सकता हूं? थ्री ln, इंटू टेन रेज टू log 10। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा ln2 और ये आ जाएगा ऊपर 2। ये कट गया तो हमारे पास आ रहा है 6 सेकेंड्स। चेक करो आंसर। 6 सेकेंड्स नहीं आ रहा, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया। 3 log 2, एक बार चेक करो मैंने कहाँ गलती कर दी। मेथड यही है, चेक करो एक बार मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है। भैया ये हो जाएगा हमारे पास 6 ln3 ln2 सर 3 नहीं है, आपने मतलब मुझे लगता है 2 लिख दिया था आगे। अच्छा ठीक है यार, मेरी गलती, याद आ गया। ln10⁻³ इज इक्वल्स टू ln2/2 इंटू टी हो जाएगा। तो इसको एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ। 3 ln10 आ जाएगा इज इक्वल्स टू ln2 और बाई 2 इंटू टी। करेक्ट, गलती पता चल गई। तो ये हो जाएगा 6 ln 10 डिवाइडेड बाय ln2। इसको सॉल्व कर लो, ये वैल्यू चेक करो अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो मेरे को आंसर गिवन है राउंड ऑफ करके, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू 20 सेकेंड्स आएगी। 20 सेकेंड्स का मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी। डन। यस सर। यस चलो सर, बढ़िया। पूरा यार अप्रोक्स नहीं है। अच्छा पूरा एग्जैक्ट आ रहा है, चलो बढ़िया फिर तो। यहां तक क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार अभी तक तो हम इसने पे अटके पड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलो बीच बीच में छोटे से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यार ये हमारे पास एक बिल्डिंग है या टावर है, कुछ भी ले लो। इस टावर की हाइट हमें गिवन है, हाइट है 5 मीटर्स। और यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ हाइट गिवन है 5 मीटर्स। यहाँ पे एक रॉड या रेक्टेंगुलर ब्लॉक सा रखा हुआ है। ये रॉड या रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्या कर रही है? ये स्लिप कर रही है। कितने टाइम में स्लिप कर रही है? हमें टाइम गिवन है, दैट इज 0.01 सेकेंड। लेकिन याद रखना ये टाइम हमने किस चीज का रखा हुआ है? स्लिप करने का टाइम है ये, कि ये कितने टाइम में स्लिप कर रही है। इसकी हमें लेंथ गिवन है 0.3 मीटर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये यहां से गिर रही है, तो मतलब इस तरीके से इमेजिन कर लो कि ये मेरा हाथ है और यहाँ पे मैंने ऐसे कोई रॉड को रखा हुआ है। तो जब ये गिरेगी तो ये घूम घूम के गिरेगी ना, या बिल्कुल सीधा गिरेगी? घूम के। भैया आई थिंक ये नहीं इमेजिन हुआ, क्या इमेजिन कराना है? सर घूम के। हो गया। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ये रॉड इस तरीके से ऐसे फिक्स्ड है। भैया अब जब ये गिरेगी तो ये ऐसे घूम के गिरेगी, तो मतलब इस पे टॉर्क लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये ग्राउंड को हिट कर रही है तो टोटल घूम कर इसने कितना एंगल बना लिया, टोटल कितना एंगल कवर कर लिया। इतनी बड़ी चीजों में बस इतनी सी चीज पूछी है इन्होंने। क्वेश्चन मतलब लैंग्वेज डिफिकल्ट है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है घूम घूम के गिरा तो जब ग्राउंड को स्ट्राइक किया तो टोटल कितना टाइम लगा होगा। तो यार सीधी सीधी बात किया है, जब कोई चीज हिट करती है तो एंगुलर इंपल्स लगता है। रोटेट हिट हुई है, एंगुलर इंपल्स लगता है। अगर कोई चीज स्ट्रेट गिरती तो लीनियर इंपल्स लगता। तो इसमें क्या करो, एंगुलर इंपल्स का फॉर्मूला लगा दो। भैया मेरे को बताओ, हमने लास्ट क्लास में भी एफएसटी में डिस्कस किया था, एंगुलर इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है? भाई एंगुलर इंपल्स का फॉर्मूला चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और एक और फॉर्मूला क्या होता है? एक और फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू डेल्टा टी। भाई चेक करके बताओ क्या इसमें कोई डाउट है? नो सर। डन। तो आओ इसको कैलकुलेट करते हैं। मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन भी आपने छोड़ दिया होगा। भैया टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू डेल्टा टी। ये मैंने लिख दिया, क्या कहते हैं, ये लेफ्ट राइट साइड वाली वैल्यू। अब मेरे को क्या लिखना है? डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब होगा आई ओमेगा। मेरे को ओमेगा कैलकुलेट करना है। फोर्स, ये रॉड किसकी वजह से गिर रही है?
भैया ये रॉड अपने वेट की वजह से गिर रही है, तो फोर्स में लिख दोगे आप mg। मेरे को बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। भैया जहां से ये गिर रही है, रोटेट हो रही है, ये रोटेट पॉइंट ए के अबाउट हो रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ लेंथ हो जाएगा। यस। तो यहाँ पे लिख दो L/2 इंटू टाइम, क्वेश्चन में गिवन है 0.01 ओमेगा। मेरे को बताओ जब रॉड अपने एंड पॉइंट से रोटेट करती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है। ml square ml upon square by ml स्क्वेयर बाय 3। 3। वेरी गुड। ml स्क्वेयर बाय 3 इंटू ओमेगा। यार m से m कट गया, एक l से एक l कट गया, आपको क्या करना है, ले दे के यहां से ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यार ओमेगा की वैल्यू एक बार फटाफट कैलकुलेट करके बता दो कितनी आ रही है जल्दी से। ये हो जाएगा 10 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। तो ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगी 0.5 रेडियंस पर सेकेंड। यहां तक चेक करो, यहां तक कोई डाउट। बढ़िया। ओमेगा निकल गया, टोटल एंगल निकालना है, तो टोटल एंगल लिख सकता हूं ओमेगा इंटू टाइम। ओमेगा की वैल्यू 0.5 है, लेकिन अब यहां पे ये टाइम कौन सा टाइम होगा कि रॉड टोटल कितनी देर में नीचे गिरी है। तो यार क्या आप S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर करके ये टाइम फाइंड कर सकते हो कि ये रॉड टोटल कितनी देर में नीचे गिरी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर कवर किया, एक्सीलरेशन -10, टाइम का स्क्वायर निकालो। तो भैया टाइम की वैल्यू आ रही है 1 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड, तो भैया टोटल एंगल कितना कवर हुआ है, ये टोटल एंगल कवर हुआ है 0.5 रेडियंस। ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन सी। सर 0.01 क्या है? 0.01 कितना टाइम में वो स्लिप हुई है, टॉर्क ने कितना टाइम लगाया इसको नीचे गिरने में। ओके सर। तो आप ऐसा करो, दोनों टाइम को अलग अलग सब्स्टिट्यूट कर लो। इधर आप टाइम लिख दो थोड़ा सा कैपिटल टी, ये टाइम यहां पे लिख लो कि ये टाइम क्या है, टाइम टेकन बाय द रॉड टू फॉल डाउन। टाइम टेकन बाय रॉड टू फॉल डाउन। और यहां पे कौन सा टाइम लिखोगे, यहां पे टाइम लिखोगे टाइम टू स्लिप, क्योंकि उसी के बाद तो टॉर्क लगना चालू हुआ जब ये रॉड स्लिप हुई। तो टाइम टू स्लिप। भैया आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डन। एट्थ क्वेश्चन में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, एट्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एटम्स चैप्टर का है, डुअल नेचर उसका, कि कौन से पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ अलग होगी या सेम होगी, सेम मोमेंटम पे और एक सेम काइनेटिक एनर्जी पे। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, बाकी अगर टाइम बचेगा तो लास्ट में डिस्कस करेंगे, वैसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भैया हमारा न्यूक्लियर चैप्टर का क्वेश्चन है। हमें इस तरीके का ग्राफ गिवन है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें एन टी और टी के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है। इधर भैया एल एन टी का ग्राफ गिवन है, ये वैल्यू हमें गिवन है 3, ये वैल्यू हमें गिवन है 60 और यहाँ पे गिवन है टाइम। मेरे को रिलेशन फाइंड करना है एन टी और टी के बीच में, रिलेशन बिटवीन एन टी एंड टी के बीच में। चलो सॉल्व करना चालू करें। यस भैया सर। मैंने बोला न्यूक्लियाई ने, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट इज इक्वल्स टू इनिशियल न्यूक्लियाई इनटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, जहां पे लैम्डा होता है रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट। तो यार इधर सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, जब टाइम टी 0 था, सबसे पहले तो एक काम करो, दोनों साइड एंटी लॉग ले लो, सॉरी लॉग ले लो दोनों साइड। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग एन टी इज इक्वल्स टू लॉग एन नॉट प्लस, प्लस नहीं आएगा, माइनस लैम्डा इंटू टी। अब कंडीशन अप्लाई कर दो, जब टाइम टी इक्वल्स टू 0 है, भैया लॉग एन टी की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 गिवन है। जब टाइम 0 है तो लॉग एन टी की वैल्यू कितनी गिवन है, 3। बचा क्या, इक्वल्स टू एल नॉट, और ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, 0। तो यार एक बात बताओ, क्या मेरे को लॉग एन नॉट की वैल्यू पता चल गई कि लॉग एन नॉट की वैल्यू 3 है।
तो एन नॉट की वैल्यू पता चल जाएगी, दोनों साइड एंटी लॉग ले लूंगा तो एन नॉट की वैल्यू हो जाएगी एक्सपोनेंशियल टू दी पावर 3। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी होती है 2.7 टू दी पावर 3। जरा इसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करके बता देना कितनी वैल्यू आ रही है। 30, 2.5, 6.25। एक बार ये वैल्यू चेक कर लेना भैया, ये वैल्यू कितनी आ रही है 2.7 का क्यूब। और मेरे को पहले यहां तक बता दो, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। डन। तो यार इसकी वैल्यू जो मेरे को अप्रोक्सीमेट गिवन है दैट इज गिवन 20। तो हमारे पास एन नॉट की वैल्यू आ गई 20। बाकी अगर गलत हो, वैसे तो मेरे को गलत लग रही है, बाकी अगर गलत हो तो आप चेक कर लेना प्लीज। चलो आ जाओ नेक्स्ट। यार अब एन नॉट की वैल्यू मिल गई, अब क्या करना है? अब टाइम देखो, टाइम 60 है तो एन नॉट एन टी की वैल्यू कितनी हो गई है टाइम 60 पे? 0। तो बस यार अब ये चीज और सब्स्टिट्यूट कर दो, इससे लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। एट टी इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। अब मैं लिखूंगा लॉग एन टी 0 है, लॉग एन नॉट की वैल्यू आपको पता है 3 है, माइनस लैम्डा इनटू टाइम की वैल्यू 60 है। तो यार यहां से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से आपके पास? लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 60 विच इज 1/20। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0.05 आएगी। यहां तक भी चेक करके बता दो, कोई डाउट है किसी को? सर स्लोप से भी तो देख सकते थे लैम्डा। बिल्कुल, स्लोप से भी लैम्डा देख सकते थे, बिल्कुल बात सही है। यार अब सब कुछ निकल गया, अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ना। एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल टू दी पावर माइनस गामा, मतलब लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू 0.05 इंटू टी, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एन नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। एन नॉट की वैल्यू कितनी थी? एन नॉट की वैल्यू लॉग 3, नहीं सॉरी 20। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 20 टू दी पावर 20 एक्सपोनेंशियल टू दी पावर माइनस 0.05 इंटू टी। भैया ऑप्शन ए मैच कर रहा है। भैया आगे बढ़े? यस सर। डन। आगे बढ़ते हैं। अब भैया अपने 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? 10th क्वेश्चन तो वैसे सिंपल है, सेमीकंडक्टर्स, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको राकिब सर ने कराया हुआ भी है सेम। तो मैं एक बार फटाफट दिखा देता हूं क्या है। यार हमारे पास जेनर डायोड है। हमें पता है जेनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। मतलब जितना भी वोल्टेज इसका होगा वही सेम वोल्टेज हमारे आउटपुट पे भी आएगा। तो आउटपुट पे वोल्टेज गिवन है VL। तो मेरे को बताओ जेनर डायोड का वोल्टेज भी कितना हो जाएगा? क्या लिख दूं? VL हो जाएगा। डन। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है VI, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है RS। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे एक करंट फ्लो कर रहा है IL, और जेनर डायोड से एक करंट पास कर रहा है दैट इज NIL। आपको क्या बताना है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, यही पूछा है। यस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यार एक बात बताओ, हमें पता है अगर जेनर डायोड पे VL हुआ है, इनपुट टोटल VI है, तो रिमेनिंग वोल्टेज किस पे गया होगा? नहीं, हमें RS की वैल्यू बतानी है, सॉरी RS की वैल्यू बतानी है। यार आपको जेनर डायोड का कॉन्सेप्ट आता है या रिपीट करना है, जल्दी बताओ। आता है सर। आता है ना? भैया सपोज जैसे इधर वोल्टेज 15 है, अज्यूम कर रहा हूं, और जेनर डायोड का वोल्टेज 10 है, तो मेरे को बताओ जो रिमेनिंग 5 बचा वो किसके ऊपर जाएगा? वो रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है आपको? यस सर। डन। तो इधर वही कर रहा हूं मैं। भाई अगर मैं आपसे पूछूं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, तो वो कितना आएगा? वो आएगा VI माइनस VL। मेरे को वोल्टेज मिल गया, अब मेरे को अगर रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट पास कर रहा है इसकी वैल्यू मिल जाए तो मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यार मैंने इमेजिन किया कि यहां से करंट आई आ रहा है, मुझे यहां पे जंक्शन दिख गया, जंक्शन में करंट डिवाइड हो जाता है। तो यार जंक्शन में करंट डिवाइड हो जाता है तो NIL और IL इन दोनों की वैल्यू कंबाइंड करके टोटल कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए मेरे को? I वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इधर मैं क्या लिखूंगा? I इज इक्वल्स टू IL प्लस NIL। चेक करके बताओ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कोई डाउट हो तो। नो सर।
बस तो रेजिस्टेंस निकल तो गया, आपके बच्चे की जान लोगे। रेजिस्टेंस होगा वी एस बाय आई। वी एस की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड करी, वी आई माइनस वी एल, और करंट की वैल्यू हमने फाइंड करी, दैट इज आई एल प्लस एन आई एल। चेक कर लो भैया कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसमें से आई एल कॉमन ले लो, तो हमारा इसमें से ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन डी। डन सर। डन, बढ़िया भैया। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, न्यूक्लियर चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक रेडियो एक्टिव है जिसकी हाफ लाइफ गिवन है टी। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ गिवन है टी। यार क्या आपको हाफ लाइफ का फॉर्मूला पता है? हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? ln2 एल एन टू अपॉन के। वेरी गुड, ln2 अपॉन कांस्टेंट, और जनरली आप के ले रहे हो, मैं लैम्डा ले रहा हूं, ln2 अपॉन लैम्डा। डन। और ln2 की वैल्यू 0.693 इस तरीके से पता है। तो इसके हाफ लाइफ गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था, तो भैया कोई न्यूक्लियस बी नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद हमारा बी और ए का जो रेशियो है वो भैया 0.3 गिवन है। हमारा ए, यहां लिख देता हूं, हमारा ए बी के अंदर डिकम्पोज हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक टाइम टी के बाद हमने देखा ए और बी का रेशियो कितना आ रहा है, 0.3 आ रहा है। तो आओ कैलकुलेट करते हैं भैया। सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल, हमें एन बी बाय एन ए का रेशियो गिवन है, दैट इज 0.3। तो क्या मैं कह सकता हूं एन बी इज नथिंग बट 0.3 एन ए? चेक करके बताओ इसमें कोई दिक्कत? हाँ सर। क्वेश्चन कह रहा है कि एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे बी की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इससे मुझे क्या पता चला कि एन ए और एन बी दोनों को मिलाऊंगा तो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस मिलेगा मेरे को। तो एन ए की वैल्यू एज इट इज छोड़ दो, एन बी की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं, 0.3 एन ए। तो मेरे को एक रिलेशन और मिल जाएगा। जरा सब्स्टिट्यूट करके बताओ और क्या रिलेशन मिल रहा है इनिशियल न्यूक्लियस के बीच में और एन ए के बीच में? भैया ये हो जाएगा एन ए प्लस 0.3 एन ए इज इक्वल्स टू एन नॉट। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.3 एन ए इज इक्वल्स टू एन नॉट। तो एन ए की वैल्यू कितनी आ गई, एन नॉट बाय 1.3 आ गई। यहां तक चेक करके बताओ कोई डाउट है किसी को? हाँ सर। डन। अब क्वेश्चन में और क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, बस क्वेश्चन में भैया हमें बताना है कि टाइम टी पे जो वो 0.3 रेशियो आया है, तो वो टाइम टी कितना है, मेरे को टाइम टी बताना है। चलो डन भैया, इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन है एन ए इज इक्वल्स टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस लैम्डा टी। एन ए की वैल्यू कितनी हो गई है, एन नॉट बाय 1.3 हो गई है। यहाँ पे एन नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर लैम्डा इनटू टी, हमें ये टी की वैल्यू निकालनी है। तो यार इस दोनों साइड लॉग ले लो, तो ये हो जाएगा एल एन, लॉग ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा एल एन 1.3 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है लैम्डा इंटू टी। तो एल एन 1.3, मेरे को बताओ लैम्डा को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, इक्वेशन 1 से बताना जरा। लैम्डा को क्या एल एन 2 बाय टी लिख सकता हूं? यस। तो यहाँ पे वही लिख दो, एल एन 2 बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, बस आंसर आ गया। तो टी की वैल्यू आ गई एल एन 1.3 इंटू कैपिटल टी डिवाइडेड बाय एल एन 2। भैया कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन डी। डन। डन, बढ़िया। चलो आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन यार 12th क्वेश्चन, बताने की जरूरत नहीं है। मेरे को करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट डेंसिटी? इलेक्ट्रिसिटी तो अभी ही पढ़ाया मैंने आपको। आई अपॉन ए। बस, तो करंट डेंसिटी और एरिया के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। बस क्वेश्चन ने यही पूछा था कि एक स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है लीनियर कंडक्टर से ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नॉन लीनियर
अलग अलग डायमेंशंस का एक कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट करंट आई। तो करंट डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या चीज है? तो हमें पता है करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और कोई पावर नहीं है इस पे। तो भैया करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। ये तो हाथ की हाथ ही खत्म हो गया। आ जाते हैं 13th क्वेश्चन पे। भैया 13th क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, आओ चेक करना और समझने की कोशिश करना। 13th क्वेश्चन आपका एडवांस में आया हुआ है। चलो भैया, क्या आप एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब टाइप, मतलब रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड इमेजिन कर लोगे? मैं डायग्राम Yes. में उस प्रॉपर तरीके से नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, आप बस उस थोड़ा सा इस तरीके से इमेजिन कर लेना, जस्ट लाइक अ बुक, इस तरीके से कुछ इमेजिन कर लेना। हमें सारी डायमेंशंस गिवन है। क्या क्या डायमेंशंस गिवन है? भैया ये वाली लेंथ गिवन है 4a, ये वाली लेंथ गिवन है 2a, और ये वाली थिकनेस हमें गिवन है दैट इज a। सब चीजों के बारे में हमें गिवन है, ये 4a, ये 2a, और ये वाली वैल्यू गिवन है a। जब मैं a और b मतलब मैं आपको अब बुक से इमेजिन करा रहा हूं, समझना थोड़ा सा। ये है बुक, ठीक है भैया, इसके अंदर हमें ये वाली लेंथ गिवन है 4a, ये वाली लेंथ गिवन है 2a, और ये वाली लेंथ गिवन है a। क्वेश्चन कह रहा है जब करंट को मैं ऐसे पास करा रहा हूं हॉरिजॉन्टली, तो रेजिस्टेंस कितना है? जब मैं आर ए बी को क्रॉस करा रहा हूं तो इसका रेजिस्टेंस x है। सिमिलरली जब मैं इसको पास करा रहा हूं ऊपर से, मतलब नीचे से ऊपर, इस तरीके से, सी डी, नीचे सी है ऊपर डी है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है? इसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है y। और एक और तरीका कौन सा बचा करंट को पास कराने का? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक तरीका इनवर्स आउटवर्स बचा। यस इसकी वैल्यू गिवन है z। आपको बताना है कौन सा रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, कौन सा रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। आओ फटाफट कैलकुलेट करते हैं। भाई सबसे पहले आर ए बी कैलकुलेट करूंगा। रेजिस्टिविटी तीनों के लिए सेम है, कट जाएगा। इनटू लेंथ, मेरे को बताओ ए बी के लिए कौन सी लेंथ कंसीडर करते हैं हम? भैया अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मेरे को बताओ कौन सी लेंथ लूं? 4a लूं, 2a लूं, या a लूं? 4a. वेरी गुड। क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा लूं? क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला हो जाएगा, 2a तो square. 2a स्क्वायर, 2a इंटू a। भैया इसको कैलकुलेट कर लेना जो भी वैल्यू आए। सिमिलरली आर सी डी बताओ। आर सी डी मतलब करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो रो, अब लेंथ कौन सी लूंगा मैं? करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो a। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बन जाएगा? ये वाला फ्रंट क्रॉस सेक्शन एरिया बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 4a इंटू 2a, इक्वेशन 2। यार सिमिलरली आर ई एफ निकाल लोगे। रो, भैया करंट कैसे जा रहा है? इनवर्ड्स आउटवर्ड्स जा रहा है, तो अब लेंथ कौन सी ली जाएगी? 2a वाली। क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा कंसीडर होगा जब ऐसे जा रहे हैं हम? भैया 4a इंटू a। मेरे को ऐसा लगा सबको नहीं समझ में आया ये, क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes sir. डन। यार इन तीनों को सॉल्व कर लो और चेक कर लो ना कि कौन सा बड़ा है, x की वैल्यू बड़ी आ रही है या y की वैल्यू बड़ी आ रही है या z की वैल्यू बड़ी आ रही है। तो भैया जो आंसर मेरे को गिवन है आप वेरीफाई करना। मेरे को आंसर ये गिवन है कि आर ए बी का सबसे बड़ा आ रहा है, फिर आर ई एफ का, और लास्ट में आर सी डी का। मतलब x इज ग्रेटर देन z, z इज ग्रेटर देन y, ऑप्शन डी। कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ दिया। अब ये कटिंग वटिंग कैलकुलेशन तो नहीं करूंगा मैं, सिंपल वाली। Yes sir. डन। भैया 14th क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, और मतलब अभी मान लो 1-2 दिन पहले ही किया है हमने ये क्वेश्चन। चलो आ जाओ 14th क्वेश्चन पे। यार अगर आपको याद हो अभी हमने जस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, मैंने आपको 3 ग्राफ्स प्लॉट कराए थे। एक ग्राफ मैंने प्लॉट कराया था V इक्वल्स टू EMF माइनस IR, मतलब V और I के बीच में। मेरे को बताओ V और I के बीच में कैसा ग्राफ बनना चाहिए? Straight line. Straight और स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, और इसका इंटरसेप्ट, जो ये इंटरसेप्ट होगा वो किस चीज की वैल्यू देगा? EMF. वेरी गुड। और जो ये स्लोप होगा वो किस चीज की वैल्यू देगा? R. आर इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस आर। तो यार क्वेश्चन ने बस यही चीज तो पूछी है। क्वेश्चन ने पूछा है V बाय एक्स हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा? V बाय एक्स पूछा है या x बाय v पूछा है? नहीं सॉरी,
मैंने उल्टा बोल दिया। क्वेश्चन ने बोला है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? तो यार हमें पता है इंटरनल रेजिस्टेंस स्लोप के बराबर होगा। स्लोप कैसे कैलकुलेट होगा? v बाय एक्स करके y बाय एक्स करके कैलकुलेट होगा। तो हम क्या लिखेंगे? इधर स्लोप नेगेटिव में है, तो भैया ऑप्शन उसी तरीके से मैच कर लोगे या नहीं कर लोगे? यस सर। डन। Yes. यस सर। तो मेरे को बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है? आप सबने सॉल्व किया होगा। ऑप्शन लिख के दे रहा हूं। ऑप्शन है एक्स, ऑप्शन बी है वाई, ऑप्शन सी है एक्स बाय वाई, और ऑप्शन डी है वाई बाय एक्स। मेरे को बताओ कौन सा ऑप्शन टी। करेक्ट है? टी। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि माइनस आर की वैल्यू, यहां लिख देता हूं भैया, माइनस आर की वैल्यू वाई बाय एक्स के बराबर है। तो आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? एक्स बाय वाई के बराबर। क्वेश्चन ने इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, माइनस आर या स्लोप के बारे में नहीं पूछा था। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। किसी को डाउट तो नहीं? ये क्वेश्चन तो हमने किया था, याद है ना आपको, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सर माइनस से इनवर्स कैसे हो गया? यार हमारा नेगेटिव स्लोप आ रहा है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि y इक्वल्स टू एक्स होता है। मतलब स्लोप हमें किस चीज की वैल्यू देगा? स्लोप फाइंड होता है हमेशा y बाय एक्स करके। ये माइनस आर की वैल्यू है। जैसे लॉग में नहीं करते कि लॉग में अगर मेरे को रेसिप्रोकेट करना है तो नेगेटिव साइन हट जाता है, बस इधर भी हमने एक तरीके से वही कॉन्सेप्ट यूज किया है। रिपीट करना है क्या? यस। ठीक है, रिपीट। यार मैंने क्या कह रहा हूं, स्लोप की वैल्यू होगी y बाय एक्स के बराबर, और हमें पता है स्लोप क्या है। स्लोप है हमारे पास माइनस आर इज इक्वल्स टू वाई बाय एक्स। अब यार हाँ, इसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती सर है बट कि हमसे तो एम की वैल्यू पूछी, तो माइनस आर की वैल्यू एम नहीं की आनी वैल्यू नहीं चाहिए? पूछी ना हमसे। हमसे तो पूछा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो मेरे को माइनस आर की वैल्यू नहीं बतानी, मेरे को किसकी वैल्यू बतानी है? आर की वैल्यू बतानी है। यस। ठीक है, तो आर की वैल्यू अब एक बार बताओ, ये माइनस वाई बाय एक्स। माइनस वाई बाय एक्स मतलब एक तरीके से अगर मैं लॉग वगैरह या कुछ रेसिप्रोकेट करूंगा तो ये एक्स बाय वाई बनेगा। भाई चीजें क्लियर हो रही हैं या डन नहीं? सर। चलो अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आ रहा, एक और तरीका समझाता हूं, इधर देखो। आपको कंफ्यूजन यही है कि सर आर एक्स बाय वाई कैसे बना। ओम्स लॉ आपने पढ़ रखा होगा, मैं ध्यान दिलाता हूं आपको। ओम्स लॉ, अगर मैं इधर v ले रहा हूं, इधर i ले रहा हूं, और ये इस तरीके का ग्राफ बना रहा हूं, तो ये किस चीज की वैल्यू देता है? अगर आपको याद हो तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग r इक्वल्स आर। टू v बाय एक्स, मतलब v बाय आई। v y एक्सिस पे होना चाहिए, x कौन से एक्सिस पे होना चाहिए? करंट। चेक करके बताओ पहले, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। भाई क्या हुआ, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्या इस क्वेश्चन में? अभी भी रिपीट करना है ये वाली चीज जो मैं ओम्स लॉ का समझा रहा हूं? नो सर। डन। लेकिन अगर मैं एक्सिस इंटरचेंज कर देता हूं और अब की बार भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन अब ये चीज हमें किसकी वैल्यू देगी? अब ये चीज हमें स्लोप जो मिलेगा वो 1/r की वैल्यू देगी। क्या ये चीज क्लियर हो गई आपको? यस। यस सर। तो इधर भी तो मैं वही कर रहा हूं। इधर भैया y बाय एक्स माइनस आर की वैल्यू दे रहा है, तो बस मैं दोनों को रेसिप्रोकेट करके वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करने की। तो r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? x बाय वाई के बराबर हो जाएगी। डन। डन सर। डन, चलो बढ़िया। इसको हटा दो, ये तो बस आपको समझाने के लिए था। आ जाते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यार डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो कैपेसिटर्स हैं, हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है, और हमें बताना है कनेक्ट करने के बाद दोनों में चार्जेस फ्लो करेंगे तो फाइनल चार्जेस कितने आएंगे। भैया किसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला याद है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी रिवाइज कराया मैंने भी रिसेंटली। क्या यार आपको फॉर्मूलेज याद नहीं है? आप एग्जाम के कैसे परफॉर्म करोगे? भैया फॉर्मूले हैं, जब भी दो कैपेसिटर कनेक्ट हो जाएं, भैया करंट मतलब चार्जेस ट्रांसफर करेंगे कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये वैल्यू C1 है, ये वैल्यू V1 है, ये वैल्यू C2 है, ये वैल्यू V2 है। तो भैया हमारे पास एक कॉमन पोटेंशियल आएगा। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस।
टोटल चार्ज का मतलब इस पे कुछ ना कुछ चार्ज Q1 होगा, इस पे कुछ ना कुछ चार्ज Q2 होगा, तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। भाई Q1 Q2 की जगह क्या लिखोगे, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। मेरे को जरा बताओ कि कॉमन पोटेंशियल कितना आ रहा है, जो इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद एक फाइनल पोटेंशियल आएगा। 320। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, ये कितना हो गया, 400, 400 प्लस 1200 1600, 1600 बाय 5, ये हो गया हमारे पास 320। गुड, 320। तो यार बस किस्सा खत्म। अब मेरे को Q1 डैश निकालना है कि पहले वाले पे टोटल चार्ज कितना रह गया। कैपेसिटेंस कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, तो ये चेंज नहीं होगा इनटू V। तो 640। C1 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 320 विच इज इक्वल टू 640। Q2 डैश फाइंड कर लो, 3 इंटू 320 विच इज इक्वल टू 960। तो हाँ भैया, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 640 एंड 960? ऑप्शन ए। इसी का सेम कंटिन्यूएशन है एक तरीके से 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मेरे पास दो कंडक्टिंग स्फीयर है, एक छोटा और एक बड़ा, दोनों पे चार्ज मैंने सेम रखे हैं। सपोज इसको ए ले लो, इसको बी ले लो। मेरे को बताओ जब दोनों को कनेक्ट करूंगा तो चार्ज ए से बी में फ्लो करेगा या बी टू ए में फ्लो करेगा? A2। तो यार मैंने आपको ये भी बता रखा है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C1 बाय C2 या Q1 बाय Q2, ये दोनों जो होंगे वो R1 बाय R2 के प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब जिसका रेडियस बड़ा होगा ना वो ज्यादा चार्ज लेगा। तो इधर रेडियस किसका बड़ा है, बी का रेडियस बड़ा है ए से, तो चार्जेस फ्लो कहां से करेंगे, चार्जेस ए से बी में फ्लो करेंगे, क्योंकि ये बी चार्ज लेगा। तो बस ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चार्ज फ्लोज फ्रॉम द स्मॉलर स्फीयर टू द बिगर स्फीयर, ऑप्शन बी करेक्ट है। डन सर। डन। सर इसके ऑप्शंस में मे या मस्ट भी लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? मे या मस्ट। चार्ज में फ्लोज फ्रॉम स्मॉलर स्फीयर टू लार्जर स्फीयर। हाँ, में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मेरे को ये नहीं पता ना कि दोनों का पोटेंशियल कितना है, उस पर भी तो डिपेंड करेगा। बाकी जब तक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, चार्ज में ऑलवेज फ्लो, अच्छा सॉरी, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम स्मॉलर स्फीयर टू बिगर लार्जर स्फीयर, और एक है चार्ज में फ्लो फ्रॉम स्मॉलर स्फीयर टू, इस तरीके से। तो यार इसमें सेंस अगर आप वैसे डिस्कस करो तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फिर। चार्ज विल ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम स्मॉलर स्फीयर टू बिगर स्फीयर। सर वही लिखा है तभी तो हम शायद तो कि बी या कि ए। अच्छा ठीक है, ठीक है, डन। लेकिन एक मिनट यार, मेरे को एक चीज और एनालाइज करने दो। चार्ज ज्यादा नहीं यार, माय मिस्टेक, ऑप्शन बी ही करेक्ट जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यार हमारा जो भी चार्ज है ना वो हमेशा फ्लो कहां से करता है, वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला है K/Q/R। इधर दोनों पे चार्ज क्वेश्चन ने कहा है सेम है, तो मतलब मेरा पोटेंशियल अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ रेडियस पे। तो जिसका रेडियस ज्यादा है उसका पोटेंशियल कम है, जिसका रेडियस कम है उसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो भैया V1 का पोटेंशियल ज्यादा होगा VB का, इसलिए चार्ज इस तरीके से फ्लो कर रहा है। लेकिन भैया अगर चार्ज दोनों पे सेम नहीं है तो पोटेंशियल फिर चार्ज पे भी डिपेंड करेगा और रेडियस पे भी डिपेंड करेगा, और तब हमें पता चलेगा कि चार्ज कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो इसमें मे वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यस सर। तो सर यहाँ पे बताया नहीं कि हमारे पास इक्वल चार्ज है। नहीं बताया हुआ है ना, टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ डिफरेंट रेडियस हैविंग इक्वल चार्जेस, क्वेश्चन में बताया हुआ है। यस सर। चलो डन। भैया 17th क्वेश्चन, यार एक बार प्लीज मेरे को बताओ, क्या मेरे को 17th क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या, या हो जाएगा? दो लेंस के पावर गिवन है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है। चलो स्टेप बता देता हूं यार। P1 है 15 डायप्टर माइनस में, P2 गिवन है +5 डायप्टर। भैया टोटल पावर निकाल लो। टोटल पावर P1 प्लस P2 होगी, मतलब -15 + 5, भैया ये आ गया -10 डायप्टर। पावर इक्विवेलेंट आ गया तो ये 1/f इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा, बस निकाल लो। लेकिन ये f इक्विवेलेंट मीटर्स में आना चाहिए, और आपको ऑप्शन सेंटीमीटर में गिवन है, तो कैलकुलेट कर लेना। आई होप किसी को अब जरूरत तो नहीं है कैलकुलेट करने की।
हाँ सर। डन। क्वेश्चन नंबर 17 खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस बता रहा हूं, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा इसमें। क्वेश्चन कह रहा है कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज, लेकिन जो लिसनर है उसको ये फ्रीक्वेंसी कम सुनाई दे रही है। तो मेरे को बताओ कि ये लिसनर सोर्स के पास जा रहा होगा या दूर जा रहा होगा? दूर। बस दूर। यार, अगर हमारी ये वाली फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी से कम आ रही है तो मतलब डेफिनेटली इन दोनों के बीच में गैप इंक्रीज हो रहा होगा। अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मतलब लिसनर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा आती तो मतलब इन दोनों का गैप डिक्रीज हो रहा होता। तो भैया बस ऑप्शन में सोचना ही नहीं है, लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, ऑप्शन डी 19th। सर लेकिन उसमें कुछ ऐसा भी था, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स लिसनर, तो अगर वैसा होगा तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। सोर्सेस क्या, दोबारा बोलो। सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स लिसनर। यार अगर सोर्स लिसनर की तरफ मूव करता तो फिर हमारी ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा आनी चाहिए थी ना, लिसनर को तो और ज्यादा तेज सुनाई देगा ना। ओके सर। काव्य मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, समझो। काव्य याद रखो कि सोर्स और लिसनर अगर इनका सेपरेशन, इनके बीच का सेपरेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो याद रखो ये वाली फ्रीक्वेंसी जो लिसनर सुन रहा है इसको कहते हैं अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो रिड्यूस होगी। अगर सोर्स और लिसनर के बीच में जो सेपरेशन है अगर वो डिक्रीज हो रहा है, अब चाहे कोई एक मूव कर रहा हो चाहे दोनों मूव कर रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इन दोनों की अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जानी चाहिए? इंक्रीज हो जानी चाहिए। तो इधर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है ना, तो मतलब इनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज होना चाहिए। तो सेपरेशन इंक्रीज तो तभी होगा जब सोर्स दूर मूव करे या लिसनर दूर मूव करे। तो ऑप्शन सी। काव्य, अब डाउट क्लियर है आपका? यस सर, तो मतलब सोर्स के रिस्पेक्ट में देखना कि क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें इन दोनों के बीच का सेपरेशन देखना है। अब चाहे जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दोनों ही मूव कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो मेरे को बताओ अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम आएगी या ज्यादा आएगी? ज्यादा। कम। कम आएगी ना, जब दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में तो गैप बढ़ते जा रहा है ना, गैप बढ़ते जा रहा है तो इन दोनों की अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अगर दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो इधर सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी। विशाली, आपको क्लियर है अब? यस। डन। आ जाओ 19th पे। 19th कह रहा है कि यार यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, मैंने डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स को इंक्रीज कर दिया 3 टाइम्स, तो मेरे को बताना है फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। भैया फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला डी लैम्डा बाय स्मॉल डी होता है। स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स होता है। क्वेश्चन कह रहा है मैंने डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो मेरे को बताओ फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? 1/3 टाइम्स। 1/3 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, बस किस्सा खत्म। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 1/3 टाइम्स, दैट इज ऑप्शन डी। डन। डन। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 20 को भी थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। आ जाते हैं अब फटाफट इस पे, क्या कहते हैं, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पे जो आपका आ रहा है, सेक्शन 2 बेसिकली। चलो आओ, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। मैंने नोटिस किया पेपर में इसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही डिफिकल्ट है और कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। इंटीजर टाइप में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कुलर प्लेट है, मतलब डिस्क है, इसकी जो डेंसिटी है वो कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी है मतलब, और इसकी डेंसिटी है रो नॉट आर। तो मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अलोंग दी एजिस। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्क का अलोंग दी एज। एज का मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके अलोंग, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें गिवन है AMR²। तो मेरे को ए की वैल्यू बतानी है, ए की वैल्यू किसके बराबर आ रही है। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर ऑफ मतलब सेंटर ऑफ मास के अप्रॉक्स बताना।
सेंटर ऑफ मास के अराउंड? एम आर स्क्वायर। mr² 2। भैया डिस्क का एम आर स्क्वायर होता है, mr²/2 होता है, सॉरी। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। यस सर। तो मेरे को सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मेरे को सबसे पहले इसमें मास फाइंड करना है कि यार इसका मास कितना आ रहा है। एक मिनट रुको, कुछ इंफॉर्मेशन मैंने गलत पढ़ी है क्या? mr², नहीं ठीक आ रहा है, चलो देखते हैं ऑप्शन मैच कर रहेगा नहीं करेगा। भैया सबसे पहले मेरे को इसका मास निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे यार, मेरे को बताओ सर्कुलर प्लेट के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखूं या मतलब सरफेस मास डेंसिटी लिखूं, लीनियर मास डेंसिटी लिखूं या वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी लिखूं? सरफेस। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिख लो सरफेस मास डेंसिटी कितना हो जाता है। सरफेस मास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय एरिया। मेरे को मास निकालना है तो ये हो जाएगा सिग्मा इनटू एरिया। तो यार अब मास निकाल रहे हैं, सिग्मा मतलब सरफेस मास डेंसिटी, वो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि वो वेरी कर रही है, तो यहाँ पे लिख दो रो नॉट आर इनटू एरिया। भैया जब भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो एरिया एलिमेंट्री के टर्म्स में लिखते हैं, तो एरिया हो जाएगा 2πr इंटू डी आर। मेरे को बताओ यहां तक कोई दिक्कत है मास फाइंड करने में? नो सर। डन। भैया मास फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr²/2, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, क्योंकि वेरिएबल है। तो मास की वैल्यू है रो नॉट आर 2πr इंटू डी आर, आर स्क्वायर एक और हो गया डिवाइडेड बाय 2। भाई मेरे को जरा इसका इंटीग्रेट करके बताना ये कितना आएगा। लिमिट्स कहां से कहां तक लगेगी? लिमिट्स लगेगी सेंटर से लेके रेडियस तक। तो मेरे को इसको इंटीग्रेट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। भैया 2 से 2 कट गया, कांस्टेंट बाहर निकाल लो। कांस्टेंट है रो, पाए, और क्या क्या कांस्टेंट आ रहा है? बस यही कांस्टेंट आ रहा है, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, r4 इंटू डी आर। चेक करके बता दो यहां तक कोई दिक्कत? भाई क्या हो गया, कोई कुछ भूल क्यों नहीं रहा है? तो ये आ जाएगा पाई रो r⁵ यहां तक भाई मेरे को बता दो, ये मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है अबाउट सेंटर ऑफ मतलब वो अबाउट सेंटर ऑफ मास। यस सर। चलो डन। अब यार एक बार बताओ, मेरे को एज के अलोंग निकालना है, मतलब इसके एक्सिस, इस पी क्यू के एक्सिस के अलोंग निकालना है। तो क्या मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकता हूं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग मेरे को फॉर्मूला बता दो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? I is equal to I naught plus mr²। भाई वेरी गुड। भैया फॉर्मूला होता है कि अगर मेरे को किसी एक पैरेलल एक्सिस के लिए निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू टोटल मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब इधर रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। तो आई नॉट की वैल्यू पाए रो नॉट इंटू r⁵ प्लस टोटल मास कितना है? टोटल मास अभी आपने थोड़ी देर पहले ही निकाला था, टोटल मास कितना है यार? इसको सॉल्व कर लोगे ना टोटल मास को? यस। अरे नहीं तो यार mr² की वैल्यू अगर मैं मास की सब्स्टिट्यूट करूं तो मास की एक बार वैल्यू चेक कर लेना कितनी आ रही है यार, इसको सॉल्व करके। ये मास बताना जरा यार कितना आएगा ये। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2π रो नॉट r², तो r³/3 आ रहा है। प्लीज एक बार चेक करो सबको, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस कंफ्यूजिंग सा है। डन। मास की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, 2π रो नॉट r⁵3। ये मैंने अभी सिर्फ मास लिखा है इनटू r का स्क्वायर। तो देखो r, ये फिर से r5 इसमें से कॉमन आ जाएगा। तो यार आप अपने आप इस हिसाब से बता दो कि भैया क्या आंसर लिखूं। बस बेसिकली मेरे को a mr² के टर्म्स में चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने यही बोला है कि भैया मेरे को जो ये a की वैल्यू है ये mr² गिवन है, तो उसके टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो और फिर a की न्यूमेरिक वैल्यू बता दो। भैया क्या ये अब कंप्लीट हो जाएगा? यस। डन। सर अगर इसको एकदम बेसिक से करना हो तो रिंग एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करेंगे। हमने रिंग एलिमेंट लेके ही तो किया है।
देखो मैंने क्या किया, इसकी डेंसिटी कंटिन्यूअसली वेरी कर रही थी, तो मैंने एक रिंग एलिमेंट लिया। रिंग एलिमेंट लिया तो रिंग एलिमेंट कितने डिस्टेंस पे लिया, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, डी आर। इसलिए तो मैंने यहाँ पे एरिया को क्या लिखा है, 2 पाई आर इंटू डी आर, सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस। सर 8/15 आंसर है। हाँ वेरी गुड, 8/15 आंसर है, बहुत बढ़िया। तो प्लीज यार सब लोग इसको कैलकुलेट कर लोगे, इतना तो मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ ना कैलकुलेशन पार्ट। Yes. भैया पाए रो नॉट ये सब तो छोड़ देना, जो हमें न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, तो न्यूमेरिक वैल्यू को देखना, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है 8/15, जो मेरे को आंसर गिवन है। मैच करना आपका काम है, आप चेक कर लेना। अब जल्दी से बता दो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। यस सर। डन। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, कि हमने दो कारनॉट इंजन को सीरीज में ऑपरेट किया है। यार कारनॉट इंजन पढ़ा दिया था सर ने, या थर्मोडायनेमिक्स तो मैंने ही पढ़ाया ना शायद से आपको। यस सर। यस डन। तो एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं पहले, फिर हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। भैया ये मेरे पास दो कारनॉट इंजन है। ऊपर वाला कारनॉट इंजन ए है, इसका सोर्स का टेम्परेचर कुछ ना कुछ T1 है 600 केल्विन। भाई मुझे पता है हम सोर्स से हीट लेते हैं, वर्किंग सब्सटेंस कुछ ना कुछ काम करता है, और ये कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट कर देता है Q2। मैंने आपको कहा था हमेशा इसको इस तरीके से लेना। मेरे को T2 का टेम्परेचर नहीं पता, लेकिन अब सेकेंड कारनॉट इंजन के लिए ये T2 सोर्स बन रहा है, तो ये T2 से कुछ ना कुछ हीट ले रहा है, तो ये हीट का नाम दे दो कुछ ना कुछ Q3। ये कुछ ना कुछ वर्क करेगा W2, और ये फाइनल रिजेक्ट कर रहा है Q4, और ये Q4 का हमें टेम्परेचर गिवन है कि ये Q4 का टेम्परेचर कितना है, 400 केल्विन। क्वेश्चन ने बस हमसे पूछा है T2 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। कब, जब दोनों का वर्क डन सेम है, W1 और W2 सेम है। चेक करो पहले, क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। भाई अगर आपको 500 याद हो, हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे हो। 500 केल्विन। बस हो गया यार। मैं W1 का फॉर्मूला याद दिलाता हूं। W1 का फॉर्मूला होता है इन दोनों हीट का सब्ट्रैक्शन। तो W1 के लिए आप लिखोगे Q1 माइनस Q2। W2 के लिए क्या लिखोगे, हीट्स का सब्ट्रैक्शन Q3 माइनस Q4। और मैंने आपको बताया था कारनॉट इंजन के लिए, सिर्फ कारनॉट इंजन के लिए आप Q को, हीट को टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू Q3। Q3 कहां से ले रहा हूं मैं, T2 से ले रहा हूं। Q4 क्या है, T3 है। भैया आपको T2 की वैल्यू निकालनी है, T1 की वैल्यू पता है, T3 की वैल्यू पता है, तो भैया इसको सॉल्व करके 500 केल्विन आ जाएगा। क्वेश्चन 2 में कोई डाउट। Yes. नो बढ़िया सर। बढ़िया। क्वेश्चन थर्ड। भैया क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, एक सेकंड रुकना प्लीज, एक सेकंड, 1 मिनट का गैप ले लो। मेरे को एक चीज सेट करनी है, बस 1 मिनट। डन। चलो भाई आ जाएं वापस, क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं। यार क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि हमारे पास दो वायर्स का यंग मॉडुलस गिवन है, और उसका रेशियो गिवन है, दैट इज 7:4। यंग मॉडुलस का रेशियो गिवन है, दैट इज 7:4। उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि वायर 1 2 मीटर लॉन्ग है और इसका रेडियस r है। वायर 1 2 मीटर लॉन्ग है और इसका रेडियस है r। वायर b 1.5 मीटर लॉन्ग है और इसका रेडियस है 2 mm। ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है, दोनों वायर को सेम लेंथ से स्ट्रेच किया है, मतलब डेल्टा एल ए और डेल्टा एल बी, इन दोनों की वैल्यू सेम है। साथ में साथ और क्या गिवन है कि दोनों पे हमने सेम फोर्स लगाया है, मतलब एफ ए और एफ बी की वैल्यू भी क्या है, सेम है। हमें क्या फाइंड करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। भाई फटाफट मेरे को यंग मॉडुलस का फॉर्मूला बताओ, कितना है यंग मॉडुलस का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया इनटू डेल्टा एल, सॉरी डेल्टा एल अपॉन एल। चेक करके बताओ इस फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट। नो सर।
डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस बी लिख दो। तो यंग मॉडुलस बी हो जाएगा एफ बी बाय ए बी इंटू एल बी बाय डेल्टा एल बी। यार एफ और एल डेल्टा एल को एक साइड ले आओ और बाकी सम को दूसरी साइड फेंक दो। तो भैया हमारे पास आएगा एफ ए बाय डेल्टा एल ए, बाकी सबको दूसरी साइड कर रहा हूं तो ये क्या बचेगा हमारे पास, यंग मॉडुलस ए इंटू एरिया ऑफ ए डिवाइडेड बाय एल ए। सिमिलरली यहां पे क्या बचेगा, एफ बी बाय डेल्टा एल बी इज इक्वल टू यंग मॉडुलस बी एरिया बी डिवाइडेड बाय एल बी। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, एफ ए सेम है, एफ बी सेम है, डेल्टा एल बी सेम है। तो यार इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो और आंसर निकाल लो। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करूंगा तो मेरे पास आएगा वाई ए इंटू क्या था ये मैं भूल गया, ए ए बाय एल ए इज इक्वल्स टू वाई बी ए बी डिवाइडेड बाय एल बी। यार वाई ए वाई बी का रेशियो गिवन है, एल ए और एल बी की वैल्यूज गिवन है। एरिया ए कैलकुलेट कर सकते हो पाई आर स्क्वायर, एरिया बी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यार क्या आप इससे रेडियस कैलकुलेट करके दे दोगे वैल्यू? यस कैलकुलेशन शो तो नहीं करनी मेरे को? No, sir. डन भाई, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आप चेक कर लेना। कैलकुलेशन शो करनी है तो मेरे को बता देना कि हाँ सर कैलकुलेशन शो कर दो, नहीं समझ में आया तो मैं आपको कैलकुलेशन भी शो कर देता हूं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें ए बी निकालना है तो ये हो जाएगा पाई 2 mm। इसको कन्वर्ट कर लेना यार, मैं कन्वर्ट करके ही लिख देता हूं, 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ए गिवन थी 2 मीटर्स, यहाँ पे आ जाएगा लेंथ बी 1.5 मीटर्स इंटू, बस इंटू कुछ नहीं आ रहा, ये यंग मॉडुलस बी आ रहा है, वो तो मैंने लिख ही दिया, इक्वल्स टू एरिया बी का पाई इंटू आर बी की स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लेना यार, जो भी आपका आंसर आ जाए। मैं आंसर लिख देता हूं, फाइनल आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है आर रेडियस ऑफ बी जो अप्रोक्सीमेट मेरे को गिवन है दैट इज 1.74 mm में आ रहा है। सर 2 टाइप करना था तो क्या दोबारा बोलो? पेपर में 2 टाइप करना था तो। हाँ क्योंकि हमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो राउंड ऑफ करोगे तो 2 आएगा। भैया याद रखो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और क्वेश्चन में चेक कर लो कि रेडियस की वैल्यू mm में पूछी है या किस चीज में पूछी है, उस हिसाब से आंसर आएगा। Done, sir. डन, चलो बढ़िया। आ जाते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसका 20 ऑसिलेशंस हो रहा है 30 सेकेंड्स में, मतलब हमें टाइम पीरियड गिवन है 30 सेकेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है ये मैंने सिंपल पेंडुलम के जो ऑसिलेशंस है वो वॉच से मेजर कर रहा हूं और वॉच का लीस्ट काउंट गिवन है। लीस्ट काउंट कितना है इसका 1 सेकेंड। और जो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है पेंडुलम की, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें लेंथ गिवन है, लेंथ है 55 सेंटीमीटर और ये जो लेंथ मैं मेजर कर रहा हूं वो एक मीटर स्केल से मेजर कर रहा हूं। तो इसका लीस्ट काउंट कितना गिवन है, इसका लीस्ट काउंट हमें गिवन है दैट इज 1 mm। पहले चेक करके बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। हमें परसेंटेज एरर किसमें निकालना है, हमें परसेंटेज एरर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का निकालना है। तो यार सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम? 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाय जी। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, मेरे को बताओ फिर क्या आएगा दोनों साइड स्क्वायर करने पे? भैया टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी। मेरे को जी निकालना है तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर। यार कभी भी कांस्टेंट में एरर्स नहीं हो सकते तो इसको तो काट दो यार। यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करा चुका था पिछले एफएसटी वगैरह में भी। ये हो जाएगा डेल्टा जी बाय जी डेल्टा एल बाय एल, टाइम पे पावर 2 है तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा टी बाय टी। पहले अब यहां तक चेक करके बताओ इस फॉर्मूले में कोई डाउट है?
No, दोनों sir. साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये परसेंटेज में, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, डेल्टा जी बाई जी, इसको तो मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया तो डेल्टा परसेंटेज चेंज इन जी। भैया डेल्टा एल, याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में लेंथ के अंदर वही एरर होगा जो इसका लीस्ट काउंट है। तो मेरे को बताओ लीस्ट काउंट कितना है, 1 mm। तो मेरे को बताओ 1 mm सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, क्या 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा? मैंने इसको सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मेरे को लेंथ, ये लेंथ की वैल्यू किस में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है। इस चीज का ध्यान देना, मैंने नोटिस किया है काफी बच्चे है ना बस इसी में गलती कर देते हैं। उनको यहां तक तो आता था, लेकिन उन्होंने क्या गलती करी थी, उन्होंने डेल्टा एल की वैल्यू 1 mm रख दी और एल की वैल्यू 55 सेंटीमीटर रख दी। अरे भाई यूनिट्स भी तो सेम रखो। लास्ट +2 डेल्टा टी की वैल्यू, लीस्ट काउंट कितना है हमारी वॉच का, 1 सेकेंड, इनटू टाइम पीरियड कितना है 30। बस यार इसको सॉल्व करके क्या परसेंटेज चेंज की वैल्यू बता सकते हो? सॉल्व तो कर ही लोगे ना इसको? Yes, Yes. sir. डन। भैया परसेंटेज की वैल्यू बताना, ये वैल्यू आ रही है 6.8%। और मैं आपको कह रहा हूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो, ये भी आपका कुछ प्रीवियस ईयर्स के एडवांस में आया हुआ है, लेकिन बहुत साल पहले आया था। आंसर इज 6.8%। Done, sir. चलो बढ़िया, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा डुअल नेचर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फोटो इमिशन हो रहा है, मेरे को बताना है कि मैं वेवलेंथ, जो इंसिडेंट रेडिएशन हो रही है उसकी वेवलेंथ को इंक्रीज कर रहा हूं 4 टाइम्स। तो यहां ले देता हूं, वेवलेंथ हैज बीन इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। तो मेरे को बताना है कि जो काइनेटिक एनर्जी, जो वेलोसिटी होगी उस पे क्या फर्क पड़ेगा, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उसकी वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप, तो सबसे पहले इसमें तो न्यूमेरिक वैल्यू बताने कि कितने फैक्टर से चेंज होगी। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ डुअल नेचर का फॉर्मूला क्या था। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था जो इंसिडेंट एनर्जी जो होती है वो 2 पार्ट्स में यूटिलाइज होती है। कौन से 2 पार्ट्स में यूटिलाइज होती है? एक तो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। मेरे को बताओ इसमें कोई डाउट? नो सर। भाई मैंने क्या किया, इंसिडेंट एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया, hc/λ इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। मेरे को वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी ही फाइंड करनी है। यार वर्क फंक्शन मटेरियल का कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ये कांस्टेंट होता है। तो चाहे तुमने वेवलेंथ इंक्रीज करी हो डिक्रीज करी हो, इस वर्क फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफ सी की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो मेरे को एक बात बता दो, काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में कैसा रिलेशन है? क्या कह सकता हूं इनवर्स रिलेशन है? Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब v² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो मतलब v की वैल्यू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा। अब मेरे को बता दो वेवलेंथ 4 टाइम्स अगर मैंने इंक्रीज किया है तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ा होगा? वेरी गुड। भाई कोई दिक्कत 5th क्वेश्चन में? No, sir. तो इसमें 1 एंटर करना था। 0.5। अब यार ये 0.5, अच्छा हाँ इसमें कितने नहीं उसने बोला कितने फैक्टर से, एक मिनट रुको, क्वेश्चन द फैक्टर बाय व्हिच मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द चेंजेस। यस यार इसमें तो आपको फिर 0.5 मतलब उस पर डिपेंड है कि कितने आएगा, तो फिर 1 वही हो जाएगा 1। सर पर जो है आंसर की दे रहे हैं उनमें डेसिमल में लिख रहे हैं आंसर। हाँ आंसर डेसिमल में आ रहा है, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू है या इंटीजर टाइप है? अगर ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है तो आप एज इट इज यही आंसर लिखोगे। अगर ये प्रॉपर आपको बोलेगा कि इंटीजर टाइप में ही लिखनी है वैल्यूज, फिर तो आपको राउंड ऑफ करके ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। Done, sir. डन। आ जाओ यार 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन आपके न्यूक्लियर चैप्टर का है। तो अगर आपने एक बार नोटिस किया कि न्यूक्लियर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूक्लियर चैप्टर से मोस्टली 2, 3 या 1 क्वेश्चन तो आ ही रहा है। तो क्या आप न्यूक्लियर चैप्टर छोड़ोगे या पढ़ोगे?
पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर चैप्टर के जो 2-3 फॉर्मूले ही हैं बस। कौन कौन से 2-3 फॉर्मूले हैं भैया? रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, NT इज इक्वल्स टू N नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस लैम्डा टी। बस यार ये 2 ही फॉर्मूले तो हैं ले दे के, इनको याद रख लो तो क्वेश्चन खत्म, आपका न्यूक्लियर चैप्टर खत्म। चलो 6th क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स लिए, किसी एक न्यूक्लियस पे बॉम्बार्ड कराया और वो न्यूक्लियस में हैं भैया 30 न्यूट्रॉन्स, और हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई टू दैट ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई। ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो न्यूक्लियाई हमें गिवन है डिवाइडेड बाय हीलियम, इसका रेशियो हमें गिवन है 14 टू द पावर 1/3। मेरे को क्या फाइंड करना है? जो ये न्यूक्लियाई है इसका फाइंड करना है एटॉमिक नंबर। पहले चेक करो क्वेश्चन क्लियर है? और ये न्यूक्लियस कितने न्यूट्रॉन्स कंटेन करके बैठा है? 30 न्यूट्रॉन्स कंटेन करके बैठा है। भाई पहले मेरे को ये बताओ, रदरफोर्ड एटम्स राकेश सर ने पढ़ाया है, एटम्स में पढ़ा होगा आपने, रदरफोर्ड ने बताया था न्यूक्लियर साइज जो किसी भी एक रेडियस होता है न्यूक्लियस का, वो उसके मास नंबर पे डिपेंड करता है। क्या फॉर्मूला होता है? नहीं याद भैया? ये याद रख लो, रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियाई इज इक्वल्स टू आर नॉट, कोई कांस्टेंट, आर नॉट कांस्टेंट है, रेडियस नहीं है, एटॉमिक मास नंबर टू द पावर 1/3। क्या ये चीज याद रहेगी? यस कि भैया उस जितना मास नंबर बड़ा होगा रेडियस उतना बड़ा होगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो रेडियस, या फिर आप इस तरीके से याद रख लो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर क्यूब, 1/3 क्यूब रूट। मतलब आर नॉट तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें याद नहीं रखनी, वैल्यू बाकी याद रखनी हो तो 1.2 फेम्टोमीटर्स होती है। चलो तो यार इधर आप क्या लिखोगे? इधर आप लिखोगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू atomic mass number of nucleus divided by atomic mass number of helium to the power 1/3। भाई मेरे को बताओ हीलियम का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है? 4। वेरी गुड। तो Rn/RH की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है ना, 14 टू द पावर 1/3 इज इक्वल्स टू An डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 1/3। क्या इससे आप An की वैल्यू कैलकुलेट करके दे सकते हो? यस यस भैया चेक करना An की वैल्यू कितनी आ रही है। जो मेरे को गिवन है 56। An की वैल्यू 56 आ रही है, मास नंबर 56 है। मास नंबर का मतलब क्या होता है यहां पता होगा आपको? मास नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मेरे को बताओ, अगर मास नंबर 56 है तो क्या मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट कर सकता हूं? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने गिवन है? 30। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 26। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर यही तो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आ गया 26 आंसर। डन, बढ़िया। डन सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, बेसिकली 10th क्लास का क्वेश्चन है। आज सबसे फटाक सॉल्व हो जाना चाहिए था ये वाला क्वेश्चन, और मेरे को लग भी रहा है मेजोरिटी बच्चों ने सॉल्व कर भी लिया होगा, नो डाउट। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंस गिवन है। ये रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम्स, ये रेजिस्टेंस गिवन है 15 ओम्स, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे को नहीं पता, और मेरे को यही रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। यहां पे करंट कितना फ्लो कर रहा है? टोटल करंट, यहां से देखो, यहां से करंट जाएगा आई, तो हमें पता है ना यहां से करंट डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ I1 जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ I2 जाएगा, और सबसे नीचे कुछ ना कुछ I3 जाएगा। लेकिन फिर से ये तीनों कंबाइन होकर यहाँ पे टोटल करंट आएंगे। तो टोटल करंट कितना गिवन है? टोटल करंट हमें गिवन है 0.8 एम्पियर। हमें I2 की वैल्यू गिवन है, I2 की वैल्यू कितनी है? 0.3 एम्पियर्स। पहले चेक करो यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यार ये तीनों सीरीज में है या पैरेलल में है? पैरेलल। तो इन सबका वोल्टेज सेम होगा ना। तो सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वोल्टेज कैलकुलेट कर लो। तो मैं वोल्टेज ऑफ 2 कैलकुलेट कर रहा हूं। तो वोल्टेज ऑफ 2 कितना आएगा भैया? वोल्टेज ऑफ 2 आएगा हमारे पास V2 इज इक्वल्स टू 6 20 इंटू IR, दैट इज 0.3, तो ये आ गया 6 वोल्ट।
तो यार ऊपर वाला वोल्टेज भी 6 वोल्ट, नीचे वाला वोल्टेज भी 6 वोल्ट। यार यहाँ पे रेजिस्टेंस पता चल गया, वोल्टेज पता चल गया, क्या करंट की वैल्यू निकल जाएगी I3 की? 0.4। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। I3 की वैल्यू होगी V3/R3, V3 की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय R3 की वैल्यू 15, तो ये हो गया 2/5 मतलब 0.4, बिल्कुल सही। अब यार बचा लास्ट I1 प्लस I2 प्लस I3, दिस मस्ट बी टोटल इक्वल्स टू 0.8। I1 की वैल्यू मुझे नहीं पता, मुझे कैलकुलेट करनी है। I2 की वैल्यू मेरे को पता है 0.3, I3 की वैल्यू पता है 0.4, तो मेरे को बताओ I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बिल्कुल सही। यार अब क्या बच्चे की जान चाहिए तुम्हें? वोल्टेज पता है, करंट पता है, रेजिस्टेंस निकल जाएगा। यस Yes. सर। R1 इज इक्वल्स टू V1/I1, V1 की वैल्यू 6, ये 0.1, तो भैया ये आ गया हमारे पास 60 ohms। क्वेश्चन खत्म। चलो स्टेप्स नोट डाउन कर लो, कोई डाउट हो तो पूछो। डन, बढ़िया। यार 8th क्वेश्चन भी हमने ऑलमोस्ट परसों ही क्लास में किया है। 8th क्वेश्चन मैंने परसों ही आपको क्लास में कराया है। ये आ जाओ 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो बल्ब्स हैं, इसकी रीडिंग हमें गिवन है 200 वोल्ट और 40 वॉट्स। ये दूसरा बल्ब है जिसकी रीडिंग हमें गिवन है 200 वोल्ट और 100 वॉट्स। इसको मैंने कनेक्ट किया है किसी एक सप्लाई 100 वोल्ट से। बस वैल्यूज चेंज है, बाकी सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया है। आपको दोनों का पावर कंज्यूम्ड बताना है, टोटल पावर कंज्यूम्ड बताना है आपको। मतलब PC1 कैलकुलेट करना है, PC2 कैलकुलेट करना है, दोनों को ऐड करना है और आपको बताना है पावर कंज्यूम टोटल कितना आएगा। भैया कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. यार क्या ये क्वेश्चन कराने की जरूरत है या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा। सर हो जाएगा। हो जाएगा ना? बाकी अगर नहीं हो भैया, अपने 2 क्लास पहले का ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, उसको उठा के देख लेना। बाकी बस मैं स्टेप लिख देता हूं आपके लिए, इतना तो कर ही देता हूं ताकि बाद में दिक्कत ना आए। भाई सबसे पहले रेजिस्टेंस R1 निकालोगे V²/P करके, और ये P पावर रेटिंग होनी चाहिए, और ये V भी कौन सा होना चाहिए? जो रेटिंग पे गिवन है। सिमिलरली R2 निकालोगे तो VR²/P², जो भी हमें पावर रेटिंग वाला गिवन है। R1 R2 निकल गया तो टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। R1 प्लस R2 करके टोटल रेजिस्टेंस पता है, टोटल वोल्टेज पता है, तो टोटल करंट मिल जाएगा कि ये टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है हमारे सर्किट में। I की वैल्यू कितनी होगी? V 100 × R इक्विवेलेंट, सॉरी उल्टा लिख दिया, V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। एक बार रेजिस्टेंस करंट निकल गया तो फिर आप क्या करोगे? पावर कंज्यूम P1 कितना होगा? I × R1², I² × R1। फिर PC2 की वैल्यू कितनी होगी? I² R2। भैया पावर निकल जाएगी तो टोटल पावर आप निकाल लोगे। स्टेप्स मैंने सारे लिख दिए हैं, बताओ कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? नो सर। No, sir. बढ़िया। चलो भाई हमारा ऑलमोस्ट एंड पे है, आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आपको क्या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है? पहले तो ये चेक करो। सर 1+D/SP। वो तो सिंपल माइक्रोस्कोप का होता है। एक चीज रिपीट कर देता हूं, याद रखो, टोटल मैग्निफिकेशन होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है V0/U0, मतलब इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव के लिए। ME का फॉर्मूला होता है 1+D/FE। क्वेश्चन में अगर आप एक चीज चेक करो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन में FE की वैल्यू गिवन है, फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। D की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 20 सेंटीमीटर। क्या गिवन है? और U0 की वैल्यू गिवन है, U0 की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। F0 की वैल्यू गिवन है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। यार सबसे पहले क्या करोगे आप? V0 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। आप लिखोगे कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के लिए कैलकुलेशन करेंगे, और ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्या लिखेंगे? 1/V0 - 1/U0 इज इक्वल टू 1/F0।
भैया क्वेश्चन को हाथ के साथ सॉल्व करते हैं साथ में। 1/v0 कैलकुलेट करना है, ये बन जाएगा +1/5, ये बन जाएगा 1/4। प्लीज यार मेरे को v0 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताना जरा कितनी आ रही है। फाइव माइनस फोर, 1/20। तो ये आ रही होगी हमारे पास v0 की वैल्यू, चेक करो, +20। है कोई डाउट? नो सर। नो सर। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यार, क्वेश्चन खत्म। इसमें कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना भैया। तो हमारे पास v0 की वैल्यू आ गई 20, u0 की वैल्यू 5, 1 प्लस d की वैल्यू भी 20 गिवन थी, fe की वैल्यू कितनी गिवन थी? fe की वैल्यू 10 गिवन है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, 2 इंटू +1 3, तो 4 इंटू 3, भैया फाइनल आंसर आ रहा है 12। डन सर। डन, बढ़िया। बचा लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन भैया वेव्स का क्वेश्चन है। और जैसे मैंने वही बोला कि अगर वेव्स का क्वेश्चन आप छोड़ भी दो तो आप चेक करो आपने टोटल कितने क्वेश्चन छोड़ दिया, अब जो जो सिलेबस हमने नहीं किया। 10th क्वेश्चन एक वेव्स का आया, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। एक हमने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे, वो फ्लूइड मैकेनिक्स का था। बस और कोई क्वेश्चन बताओ, कोई जो नहीं कर पा रहे हो, जिसको हमने नहीं पढ़ा हो। सारे क्वेश्चन बाकी आप डिस्कस कर सकते हो। तो देखो पूरे क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन का इतना तो भैया लेके चलना पड़ेगा आपको। आ जाओ 10th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यार वेव्स आपने पढ़ा नहीं है तो पता नहीं आपको इसका कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता। भाई किसी को बीट्स का कॉन्सेप्ट पता है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट फॉर बीट्स? बीट्स का मतलब है दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स जब मर्ज करती है तो उस केस में एक नई वेव बनती है, और वो चीज हमारी कहलाती है बीट्स। तो बीट्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2 इज इक्वल्स टू बीट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बी लिखते हैं। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि वी फ्रीक्वेंसी 1 प्लस फ्रीक्वेंसी 2 इक्वल्स टू बीट फ्रीक्वेंसी। ये दो फॉर्मूले चलेंगे बीट्स के लिए। चेक करके बताओ इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? नो नो सर। डन। तो देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक वायर है जिसकी अभी लेंथ है ना 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर। और इस वायर की लेंथ जो 50 सेंटीमीटर है, तो अभी ये कुछ ना कुछ बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब मेरे को बी की वैल्यू गिवन है, ये कितनी बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है? ये बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है 4। मैंने इस वायर की लेंथ को डिक्रीज कर दिया, 49 सेंटीमीटर बना दिया, तो अब भी ये बीट्स सेम प्रोड्यूस कर रहा है। तो यार एक चीज बताओ, आपको एक चीज और बता देता हूं। फ्रीक्वेंसी है ना लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो मेरे को बताओ पहले कौन से केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, केस 1 में या केस 2 में? किसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? केस टू। केस 2 में। भाई केस 2 में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो भैया केस 2 के लिए आप ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करोगे। केस 1 में लेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो आप ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करोगे। चेक करके बताओ इसमें कोई डाउट है? बस तो बस आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, दोनों को इक्वेट करना है और आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। डन डना डन यस डन। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, चेक करो भैया। हम लिखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्लब कर देंगे। तो मैं लिखूंगा v माइनस v1, मतलब फ्रीक्वेंसी माइनस v1 इज इक्वल्स टू v प्लस v2, इस तरीके से। यार अब हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये v की वैल्यू माइनस, ओके, लेकिन एक पंगा आ रहा है, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है क्या? चलो एक और तरीके से कराता हूं भैया। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, ये एन फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं अभी मैं, या ये लो इसको ऐसे कर देता हूं। तो वी एल फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो मतलब मेरे पास आ जाएगा v1 L1 इज इक्वल्स टू v2 L2, जहां पे v1 क्या होगा? v1 होगा v माइनस v1 इंटू लेंथ 1 कितनी हो जाएगी? 50। इधर हो जाएगा v प्लस v1 इंटू लेंथ कितनी है? 49। यार इसको सॉल्व करके v की वैल्यू निकाल लोगे अब आप? यस
V1 एलिमिनेट हो जाएगा, V की वैल्यू निकाल लो, V की वैल्यू चेक करो कितनी आनी चाहिए। तो भैया मेरे हिसाब से V की वैल्यू आनी चाहिए आपके पास 396, जहां पे V1 बीट्स फ्रीक्वेंसी है, हमें बीट्स फ्रीक्वेंसी गिवन है, बीट्स फ्रीक्वेंसी इज 4। इसको सॉल्व कर लो और V की वैल्यू इसकी निकाल लो, बस क्वेश्चन खत्म। अब मेरे को चेक करके बताओ, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। डन। यार हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बस हमने एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला था होल्ड पे रखने के लिए, याद दिलाओ वो कौन सा क्वेश्चन है? 20। 20। तो एक मिनट रुको, अब हम 20th क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। वेयर इज 20th क्वेश्चन? 20th क्वेश्चन, एक मिनट प्लीज, ये रहा। भैया पहले तो आपको क्वेश्चन की भावनाएं समझाता हूँ। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में गिवन है, अदरवाइज क्वेश्चन है सिंपल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैंने दो पोलराइड्स लिए हैं और वो दोनों पोलराइड से क्या हो रहा है, मैं उनको कुछ इस तरीके से, सबसे पहले तो एक चीज ये देखो, मेरे पास टोटल दो वेव्स हैं, वेव ए एंड वेव बी। वो कह रहा है कि ये दोनों वेव कैसी वेव्स हैं, ये दोनों वेव्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेव्स हैं। पहले चेक करो ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की समझ में आ रही है? Done. भाई माइक म्यूट करो, किसका माइक अनम्यूट हो गया? जेई मेंस। तो यार इधर क्या कर रहा हूं मैं, दो वेव्स ड्रॉ कर रहा हूं, चेक करना। एक वेव तो अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रही है, अप एंड डाउन, एक वेव अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रही है, तो दूसरी वेव इनवर्ड्स आउटवर्ड्स कर रही है। मतलब डायग्राम को कुछ इस तरीके से इमेजिन कर लो, ये पेन, एक वेव अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रही है तो दूसरी वेव इनवर्ड्स आउटवर्ड्स वाइब्रेट कर रही है। तो दूसरी जो वेव्स इनवर्ड्स आउटवर्ड्स वाइब्रेट कर रही है, मैं उसको रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, तो समझ जाना कि भैया ये इनवर्ड्स आउटवर्ड्स है। ये वेव हो गई ए, ये वेव हो गई बी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेव्स है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने है ना दो स्लिट्स रखी हैं, और दो स्लिट्स कुछ इस तरीके से रखी है कि सेकेंड स्लिट से ए की इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है और बी की इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो हो रही है। तो मेरे को बताओ ये दोनों स्लिट्स कैसे प्लेस होनी चाहिए कि एक की इंटेंसिटी मैक्सिमम आ जाए और दूसरे की इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाए? हैं भैया क्या हो गया, कोई डाउट है? सर जिसकी जीरो चाहिए उसके हमें परपेंडिकुलर रख देंगे इसे। और भैया मतलब हमारे पास जो दो वे स्लिट्स हैं, याद रखो वो क्रॉस पोजीशन में है, तभी तो पूरी की पूरी वो कटेगी। भाई सॉरी, एक तरीके से ये इमेजिन कर लो कि अभी मैंने एक मिनट पहले, मेरे को एक मिनट सॉरी, एक मिनट क्वेश्चन फिर से पढ़ने दो मेरे को। A polarized examine two adjacent polarized light A and B polarized in one position of the polaroid. Done. And intensity दोनों की इक्वल बन रही है। यार प्लीज मेरे को जरा एक मिनट दो, लेट मी एनालाइज द क्वेश्चन फर्स्ट कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक मिनट का इतने आप ब्रेक ले लो, मैं क्वेश्चन एनालाइज कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है, cos स्क्वायर 60 डिग्री हाफ, हाफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री √3/2 इसका स्क्वायर। भाई मुझे साफ दिख रहा है 2 का स्क्वायर कट जाएगा, अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, 1:3 बचेगा। 1:3 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 1:3 ऑप्शन ए आ रहा है। हमने A to Z सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, हमने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। चेक करके बता दो किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कुछ रिपीट करना है, या कोई एक टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि सर ये वाला टॉपिक थोड़ा सा समझा दो, इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी लगी, तो वो बताएंगे। यार अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो, मॉडर्न फिजिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको हर एक उसमें बताते आ रहा था स्टार्टिंग से, मॉडर्न फिजिक्स में पूरी ग्रिप बना के रखना कि मॉडर्न फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन गलत या मिस नहीं होना चाहिए। एटम्स, ड्यूअल नेचर, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स, हमने देखा एटम से 2-3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन, न्यूक्लियाई से 3 क्वेश्चन दिखे, इसमें सेमीकंडक्टर से 1 क्वेश्चन दिखा, डुअल नेचर से 1 क्वेश्चन दिखा।
भाई डन डना डन, कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. डन। काव्य आप कह रहे हो 17 करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट हैं, काफी है क्या? अह, यार ये क्या, 30 क्वेश्चन 17 चलेगा काव्य वैसे तो, लेकिन काव्य ये है ना, जजमेंट ऐसे नहीं कर सकते 17 करेक्ट है या 2 अनकरेक्ट है तो बताओ सही है या नहीं। रीजन है उसका कि यार वो पेपर के रिलेटिव डिफिकल्टी पे डिपेंड करेगा। अगर पेपर सही में डिफिकल्ट होगा और उसमें आप इतना परफॉर्म कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पेपर इजी हुआ और बाकी बच्चों को इजी लगा पेपर, उसमें फिर ये इतना वो नहीं चलेगा। ओके। बाकी मैं आपको एक चीज और कह रहा हूं कि एक्यूरेसी पे फोकस करना, अटेम्प्ट रेट पे नहीं, एक्यूरेसी में। मतलब चाहे भले ही कम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वैसे तो मैक्सिमम ट्राई आपको यही करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सको, लेकिन बस क्वेश्चन यही करना कि भैया मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। गलत का रेशियो बहुत कम रखना। जैसे आपका है ना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है ये कि 17 करेक्ट और 2 इनकरेक्ट, तो मतलब इनकरेक्ट बहुत कम चल रहा है, मतलब नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स लूज नहीं करोगे।